नमस्कार प्यारे साथियों। हम आरपीएससी के पुराने जो पेपर हैं उनके प्रश्न हम देख रहे थे। इसी श्रृंखला में आज हमारा आगे का वीडियो है कि हम जो आरपीएससी के पुराने पेपरों के प्रश्न हैं वो हम देख रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित रचनाएं आएगा। यहाँ रचनाओं को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। यानी एक तरफ रचनाएं दे रखी हैं और एक तरफ रचनाकार दे रखे हैं, इनको हमें सुमेलित करना है। तो कवि कुल कल्पतरु जो है वो चिंतामणि की रचना है। ललित ललाम मतीराम की रचना है प्रसिद्ध, जो अक्सर पूछी जाती है। भावविलास देव की रचना है और काव्य निर्णय भिखारीदास की प्रसिद्ध रचना है। हमारा अगला प्रश्न फिर इसी प्रकार का है। एक तरफ काव्य ग्रंथ है और दूसरी तरफ उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो गंगा लहरी रचना है पद्माकर की, इश्क नामा रचना है बोधा की, विरह लीला गणानंद की और शिवा बावनी रचना जो है वो भूषण की रचना है। ये मिलान करना है। अगला प्रश्न है इनमें से किस विकल्प के सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं। लक्षण ग्रंथों से तात्पर्य यहाँ है जो रीतिबद्ध कवि थे उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ होने चाहिए। सारे के सारे रीतिकाल में जो 3 अलग अलग श्रेणियाँ थी उसमें रीतिबद्ध कवियों ने जो लिखे थे वो सारे लक्षण ग्रंथ लिखे थे। तो भाषाभूषण, ललित ललाम, कवि कुल कल्पतरु और काव्य रसायन, ये सारे के सारे लक्षण ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। प्रश्न ये पूछा गया कि इसमें से कौन सी रचनाएं देव की नहीं है। तो 4 रचनाएं दे रखी हैं, अष्टयाम, अलंकारमाला, राग रत्नाकर और अंग दर्पण। तो इसमें अष्टयाम और राग रत्नाकर देव की रचना है और इन्होंने पूछा देव की नहीं है। तो अलंकारमाला और अंग दर्पण देव की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं, यानी उसकी रचनाओं की संख्या के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का ये कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है। तो ये कथन जो है शुक्ल का बिहारी जी के संबंध में है, क्योंकि कोई भी कवि परिमाण का मतलब मात्रा हो गया कि कितनी रचनाएं लिखता है, वो 5, 10 कितनी लिखता है, उसके हिसाब से नहीं होता बल्कि उसके गुण के हिसाब से होता है। क्योंकि बिहारी जी ने एक ही रचना लिखी थी और वही इतनी प्रसिद्ध हुई थी, उसी एक रचना के कारण बिहारी जी अमर हो गए हैं। तो ये कथन रीतिकालीन कवि बिहारी के बारे में शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही कालानुक्रम है। तो इनमें सबसे पहले आएंगे केशव जी, जो लगभग भक्तिकाल के लास्ट के कवि हैं। उसके बाद चिंतामणि, जिनको रीतिकालीन प्रथम आचार्य मानते हैं शुक्ल। उसके बाद हैं देव और उसके बाद हैं पद्माकर। अगला प्रश्न है कथन और तर्क से संबंधित। इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार का अव्याप्ति दोष न होगा, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति ही है। यानी पहला कथन है, उसके बाद उसके पक्ष में तर्क दिया गया है, तो ये दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। यानी इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार का दोष नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी थोड़ी बहुत मात्रा में सभी ने यहाँ इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप में ग्रहण किया है। यानी श्रृंगार रस में कोई रचना लिखी है थोड़ी बहुत भी, तो वो भी तो एक विशेष प्रकार की रीति ही है। तो ये ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सभी काव्यांगों का विवेचन यानी सर्वांग विवेचन किया गया है। तो कवि कुल कल्पतरु जो चिंतामणि जी की रचना है, इसमें सर्वांग विवेचन हुआ है, सभी काव्यांगों का इसमें विवेचन किया गया है। अगला प्रश्न है आगे के कवि सुकवि रीजी है तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो है। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं, तो इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार जो है वो भिखारीदास हैं। ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं साथियों, ये प्रसिद्ध लाइन है, पंक्ति हैं, आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम द्वारा नहीं रचा गया। तो रसराज, लक्षण, श्रृंगार, साहित्य सार, ये तीनों ही मतीराम के ग्रंथ हैं। रस रहस्य इनका ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का ये कथन किस कवि के विषय में है। तो ये बिहारी जी के विषय में है। आप देख सकते हो साथियों, शुक्ल जी को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। आरपीएससी बहुत ही महत्वपूर्ण मानती है, अक्सर उनकी पंक्तियां पूछी जाती हैं। तो आपको शुक्ल जी की तो सारी की सारी पंक्तियां बहुत अच्छे से याद करनी है। उन्होंने किस काल के किस कवि के बारे में और किस ग्रंथ के बारे में क्या कहा है। अगला हमारा प्रश्न है स्थापना है और फिर तर्क दिया गया है। उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य ये हुआ कि रसों और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिणाम में उपस्थित हुए। यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्होंने रसों और अलंकारों के उन्होंने उदाहरण लिए। इसका तर्क है क्योंकि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय और निपुण कवि थे। तो ए और आर दोनों ही इसमें सही हैं। रीतिकालीन कवियों के बारे में ये पंक्तियां हैं। अगला फिर इसी प्रकार का प्रश्न है
स्थापना है। भूषण की कविता कवि की कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। इसका तर्क है क्योंकि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करता है उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहती है जब तक उसकी स्वीकृति बनी रहती है। तो ए और आर इसमें भी दोनों सही हैं। ये पंक्ति जो है वो भूषण जी की कविता के बारे में है। तो उनकी कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। इसका मतलब उन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी जो बराबर संसार में पढ़ी जाती रही, जनता का हृदय उनको स्वीकार करता रहा। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादाने का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं। शुक्ल का उक्त कथन किस रीतिकालीन कवि के विषय में है? तो ये घनानंद जी के विषय में शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का युक्त कथन किस कवि के संबंध में है? तो ये देव के संबंध में शुक्ल जी का कथन है। देख सकते हो आप शुक्ल जी के कथन कितने आगे रीतिकाल के कवियों के बारे में ही ज़्यादातर आए हैं। अगला प्रश्न है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा था। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। ये कथन मूलतः किस विद्वान का है? तो ये कथन भी आचार्य शुक्ल जी का ही है, बिहारी जी के बारे में। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की? तो वृंद ने भी की थी। गिरिधर कविराय हैं, इन्होंने भी नीति संबंधी जो काव्य है वो लिखा था। नागरीदास जी हैं, इन्होंने नहीं लिखा था। इसके अलावा दीनदयाल गिरी हैं, इन्होंने भी रीति काल में ही नीति विषयक यानी नीति पर इन्होंने काव्य लिखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य यानी स्वच्छंदतावादी काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है? तो उनमें भावावेग का उच्छल प्रवाह था, व्यक्तिपरकता थी, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति थी, शैल्पिक चमत्कार का उन्होंने बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं किया था। वो अपनी भावनाओं में बहकर लिखते थे। यानी स्वच्छंदतावादी जो कवि थे, जो रीति मुक्त धारा के कवि थे, उनके बारे में कथन है। तो उनके शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन की उन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं की थी। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले है रसिक प्रिया केशवदास की लिखी, फिर कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की लिखी, फिर रस रहस्य और फिर काव्य निर्णय। ये इस क्रम से दी गई हैं, कालानुक्रम के हिसाब से ये रचनाएं दी गई हैं। अगला प्रश्न है, इनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन सही है, उन्होंने प्रारंभ में ब्रजभाषा और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं लिखी थी। आचार्य शुक्ल के प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतन परक निबंध चिंतामणि भाग 2 में संकलित है, ये भी सही है। उनके सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखे निबंध रस मीमांसा नामक ग्रंथ में संकलित है, ये भी सही है। उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक का बुद्ध चरित नाम से खड़ी बोली हिंदी में पद्य अनुवाद किया था, तो ये सही नहीं है साथियों। ये अंग्रेजी भाषा में नहीं लिखी थी, ये शायद संस्कृत भाषा की रचना थी बुद्ध चरित, और उनका उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में पद्य अनुवाद किया था। तो ये इनके बारे में कथन जो है वो शुक्ल के बारे में ये कथन सही नहीं है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो आज की वीडियो में हम इतने ही प्रश्न देखेंगे साथियों, आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।